Hello everyone, welcome back. In the last video of the Fourier transform, I have discussed the Fourier integral and Fourier sine integral and also the Fourier cosine integral. Now, in this video, I will discuss the Fourier transform. So, first of all, define the Fourier transform. There are three types of formulas in the Fourier transform. First one is known as the complex Fourier transform, or generally the Fourier transform, and second one Fourier sine transform, and third one the Fourier cosine transform. So let us define the Fourier transform. If fx is a function defined on minus infinity to infinity and it is piecewise continuous and also absolutely integrable का मीनिंग जो हमने फूरिये इंटीग्रल में भी सेकेंड रिजल्ट पढ़ा था, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एफ एक्स डी एक्स, कन्वर्जेंट. एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मीनिंग है दैट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. तो अगर ये कंडीशंस हैं हमारी तो इन कंडीशंस के साथ हम फूरिये ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं. फूरिये ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे? इट विल बी ए फंक्शन ऑफ पी and defined by minus infinity to infinity fx e power i px dx. क्योंकि इस फंक्शन को आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो p का फंक्शन आएगा, सिमिलर टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. उसमें जो फंक्शन आता है वो p का फंक्शन आता है. ऐसे ही इसमें भी फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी आपका बस आपको जो इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का एफ एक्स का वो ई की पावर आई पी एक्स के साथ लेकर माइनस इंटू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करना है. तो पी का फंक्शन आएगा दैट विल बी एफ पी. दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. एंड द इनवर्स कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म वी कैन डिफाइन ऑल्सो द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. एफ इनवर्स, इसी पर आप इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए. एफ इनवर्स एफ पी दैट विल बी एफ एक्स, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा हमारा 1/2 के साथ यहाँ पर लेंगे कॉन्स्टेंट माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी. जो एफ पी आया होगा आपका वो एफ पी लिखेंगे, ई की पावर माइनस आई पी एक्स लेंगे एंड डी पी. इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो आपके पास एफ एक्स आएगा. सो दिस इज Fourier transform and this is inverse Fourier transform. Sometimes we use इस 1/2 को दोनों के साथ ब्रेक कर देते हैं, √π इसके साथ और 1/√π इसके साथ. फॉर्मूले हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं. Some authors use such formulas. Now define the Fourier sine transform. The notation of the Fourier sine transform is FSP. जब साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो जो हमारी रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बजाय आपकी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी. देन FSP इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी fx sin px dx. And inverse transform is 2/π 0 to infinity fsp, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे sin px dp. Similarly, the cosine, we can define cosine transform fcp. This is denoted as fcp 0 to infinity fx cos px dx. एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 टू इन्फिनिटी एफ सी पी. ये एफ सी पी जो भी आएगा उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस पी डी पी करेंगे लास्ट में.
ध्यान रहे, इट इज पॉइंट टू रिमेंबर, फर्स्ट इंटीग्रेशन में आपको dx करना है, सेकंड में आपको dp करना है। जब आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो dp कर रहे हैं। एट लीस्ट you have to remember these two results, 0 to infinity sin mx upon x dx is equal to pi by 2 m greater than 0. Suppose sin 2x upon x dx is pi by 2, and also this result, 0 to infinity e to the power minus x square dx is equal to root pi upon 2. Sometimes in rare cases these formulas are also used, but it is not so important as like first and second. So we have to remember first and second formula directly and use directly in this topic. First one, the properties of the Fourier transform. It is very clear, or it is an advantage to us that the property which will be proved for Fourier transform, these are also valid for Fourier sine transform and Fourier cosine transform. So हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो केवल Fourier ट्रांसफॉर्म के लिए देख रहे हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज आपकी Fourier कोसाइन, Fourier साइन ट्रांसफॉर्म के लिए भी होल्ड होती हैं, आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो प्रूव करके दिखाया गया है वो Fourier ट्रांसफॉर्म के लिए करके दिखाया है, और रेयर केस में ही इनका प्रूफ एग्जाम में आता है। चलिए फिर भी हम इसमें सम प्रूफ्स आई विल डिस्कस। So first property is linearity property. Linearity property, suppose we have to calculate the Fourier transform of two functions. Sum of two functions f1 f2, then the Fourier transform of sum of functions equals to sum of Fourier transform. That means f1 फंक्शन का अलग Fourier ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और f2 फंक्शन का अलग Fourier ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी रखता है इसलिए Fourier ट्रांसफॉर्म भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपका रखेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पर आपका होगा कि Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। इफ एफ पी इज द कॉम्प्लेक्स Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, then f of f(x), Fourier transform of f(x) will be 1 upon a f p upon a, and it is clear that a is not 0. So we can prove this result, minus m to infinity e power I px f(x) dx। यहाँ पर ax को आप t एज्यूम करेंगे, dx आएगा dt अपॉन e, तो x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे t अपॉन e, e रेज़ पावर आई पी टी अपॉन ई एफ ए एक्स एफ टी डी एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे डी टी अपॉन ई, 1 अपॉन ई माइनस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर आई पी अपॉन ए टी एफ टी डी टी। तो हमने देखा डेफिनेशन में ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है तो हम उसको एफ पी बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ई। So similar scale property is defined for Fourier sine transform and Fourier cosine transform. We can also prove that. Second property is shifting property. If Fourier transform of fx minus a is e raised to the power iap
and similar properties will be defined for Fourier sine transform as well as cosine transform. Next property is modulation property. The Fourier transform of fx cos ax is equal to 1 upon 2 fp plus a plus fp minus a. इसका प्रूव कर सकते हैं माइनस इंटू इन्फिनिटी Fourier transform of fx cos ax minus infinity to infinity e raised to the power I px fx cos ax dx. cos ax की जगह आप रिप्लेस करेंगे e raised to the power I ax प्लस e raised to the power माइनस I ax अपॉन 2. तो ये I ax के साथ I px अलग हो जाएगा फंक्शन और प्लस माइनस आई एक्स के साथ अलग हो जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा आई पी प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा आई पी माइनस ए एफ एक्स डी एक्स. तो हो जाएगा एफ पी प्लस ए, क्योंकि अगर ई रेज़ टू द पावर आई पी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है तो वो एफ पी होता है Fourier ट्रांसफॉर्म. और अगर यहाँ पर पी प्लस ए है तो ये आपका एफ पी प्लस ए हो जाएगा, नेक्स्ट पी माइनस ए हो जाएगा. So this is known as the modulation property. This modulation property also holds good for the sine transform as well as the cosine transform. Next result is convolution theorem. Convolution of two functions in complex in Laplace transform is defined 0 to t fu g t minus u du. Here convolution is defined because it is minus infinity to infinity case. So convolution here is defined minus infinity to infinity fu g x minus u du. t की जगह यहाँ पर x वेरिएबल यूज कर लिया है ओनली, और रेंज को माइनस इनटू इन्फिनिटी कर दिया है. सो व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम? कन्वोल्यूशन थ्योरम इज Fourier transform of convolution of fx and gx is product of their Fourier transform. That means अगर आपको Fourier transform of integral बताना हो, convolution means Fourier transform of this integral is equal to Fourier transform of fx बताइए इंटू Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ gx बताइए. तो इसको प्रूव कर सकते हैं. समटाइम्स दिस प्रूफ is asked in the exam, but in some time, last time 2014. It is not so important, but I am discussing here Fourier transform of convolution. That means Fourier transform of minus infinity to infinity fu gx minus u du. तो Fourier ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है कि आप माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी उस फंक्शन को लिखेंगे. फंक्शन हमारा यहाँ पर ये इंटीग्रल में है, माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, और इंटू ई रेज़ टू द पावर आई पी एक्स डी एक्स, ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स लेंगे. देन एफ यू, बिकॉज change after changing the order of integration, because both limits are constant. So अगर constant limit होती है तो आप independently change of order of integration कर सकते हैं. इसमें कोई रीजन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. तो जो आपका इंटीरियर में इंटीग्रल यू के रेस्पेक्ट में था उसको एक्सटीरियर बना दीजिए, जो एक्सटीरियर था उसको इंटीरियर बना दीजिए. सो जब इंटीरियर इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ तो एफ यू फंक्शन बाहर आ गया इस इंटीग्रेशन से. तो माइनस इनफिनिटी इन्फिनिटी एफ यू माइनस इनफिनिटी इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आई पी एक्स, ई रेज़ टू पावर आई पी एक्स इसके अंदर है. और इसमें हमने क्या किया है कि ई रेज़ टू पावर आई पी यू से मल्टीप्लीकेशन और ई रेज़ टू पावर माइनस आई पी यू से भी मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 1.
तो जो माइनस ई रेज पावर माइनस आई पी यू है वो इसके साथ ले लिया, जो ई पावर आई पी यू है वो ब्रैकेट से बाहर रखा। जी एक्स माइनस यू है, डी एक्स माइनस यू को डी एक्स को हम डी एक्स माइनस यू लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में एक्स माइनस यू को हमने टी मानना है। एक्स माइनस यू को टी मानेंगे तो यहाँ पर ये पावर आई पी टी बन जाएगा, यहाँ पर जी टी बन जाएगा और यहाँ पर डी टी बन जाएगा, डी यू। तो ई रेज पावर आई पी टी जी टी डी टी, इट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. So Fourier transform of ft into Fourier transform of gt is equal to Fourier transform of convolution. Hence, let us discuss some examples. Third example, I will discuss third example, fx is equal to e raised to power minus mod x. So fp Fourier transform is equal to minus infinity to infinity fx e raised to power ipx dx. So fx is e raised to power minus mod x e raised to power ipx dx. अब आप मोड को कैसे ओपन करेंगे? जब आप माइनस इन्फिनिटी टू जीरो होते हैं, यानी निगेटिव साइड में होते हैं, तो मोड एक्स की वैल्यू होती है माइनस एक्स। तो मोड एक्स की जगह आप जब माइनस एक्स रखेंगे तो ये की पावर एक्स पॉजिटिव बन जाएगा, e raised to power आई पी एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी। जब आप जीरो टू इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव साइड में हैं, रियल लाइन पर जीरो टू इन्फिनिटी है, तो उस केस में मोड एक्स की वैल्यू होती है एक्स। तो तब उस केस में ये बन जाएगा जीरो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर आई पी एक्स डी एक्स। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये बनाया आपका ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन लेंगे, वन प्लस आई पी अपॉन वन प्लस आई पी, इंटीग्रेट हो गया माइनस इनफिनिटी टू जीरो। और ये ई रेज़ टू पावर माइनस कॉमन ले लेंगे, वन माइनस आई पी एक्स अपॉन नेगेटिव वन माइनस आई पी। कॉन्स्टेंट जो है वो अपॉन में आ जाता है, जीरो टू इन्फिनिटी। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको फर्दर सोल्व कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर। Next, I will discuss the example number 9. Find the Fourier transform of e raised to the power minus x square, and hence find the Fourier transform of these four functions: e raised to the power minus ax square, e raised to the power minus x square upon 2, e raised to the power minus 4x minus 3 square, e raised to the power minus x square cos 2x. So he in the first one change of scale property, second one change of scale property, third one shifting property, fourth one modulation property. Or first of all we will find the Fourier transform of e raised to the power minus x square. So here fp is equal to, by the definition of Fourier transform, minus infinity to infinity e raised to the power minus x square into e raised to the power ipx dx. कंबाइन करेंगे e raised to the power minus x square minus ipx dx. e raised to the power minus x square minus ipx, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें a माइनस बी का स्क्वायर लिखना है। देन वी कैन राइट इट बाय समिंग p स्क्वायर प्लस 4 एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग p स्क्वायर अपॉन 4. सो वी हैव e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस आई पी अपॉन 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4. अगर आप इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर
plus I square p square upon 4, that means minus p square upon 4 and minus ipx. तो p square plus 4 से p square plus 4 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में e raised to the power minus p square upon 4 टेकन आउट. मल्टीप्लीकेशन में ये e ओपन होगा, e raised to पावर माइनस फर्स्ट पार्ट इंटू e raised to पावर माइनस सेकेंड पार्ट. तो टेकन आउट बिकॉज इंटीग्रेशन आपका x के रेस्पेक्ट में. नाउ द इंटीग्रेंड इज e raised to पावर माइनस x माइनस आई पी अपॉन 2 स्क्वायर. x माइनस आई पी अपॉन 2 is assumed as z. So dx is equal to dz. Variable here we will consider variables x and z. P is parameter. So it becomes e raised to power minus p square upon 4 minus infinity to infinity z square dz. And the value of this integral is root pi, or we can say it is even function. So 2 times 0 to infinity e raised to power minus z square. z की जगह यहाँ पर माइनस z अगर रिप्लेस करेंगे, z की जगह अगर माइनस z रिप्लेस करेंगे तो ये फंक्शन e की पावर माइनस z स्क्वायर ही रहेगा. सो इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन है तो जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है वो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड सिंस वी नो द रिजल्ट 0 to infinity e raised to power minus x square dx is root pi by 2. So using this result we will have root pi e raised to power minus p square upon 4. So change of scale property का यूज करके इस इंटीग्रेशन को इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है. इसमें माइनस ए एक्स स्क्वायर को, since we know that the change of scale property is f of ax is equal to Fourier transform of f of ax. तो अगर आप इसको ax की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा रूट ax होल स्क्वायर. That means here a is root a. So 1 upon root a, and this is fp. This is fp. यहाँ पर p को p अपॉन रूट ए से चेंज कर देंगे. सिमिलरली सेकेंड रिजल्ट e raised to माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. हियर a इज 1 अपॉन रूट 2. थर्ड प्रॉपर्टी, that is shifting property, e raised to power minus 4 x minus 3 स्क्वायर. तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी आपकी यूज होंगी, चेंज ऑफ स्केल भी होगी और शिफ्टिंग भी होगी. बिकॉज इसमें e raised to power माइनस 4 भी दिया हुआ है, यानी x का कोफिशिएंट अगर 4 नहीं होता तो खाली आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होती. अगर e की पावर माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर होता, अब यहाँ पर 4 भी है तो उसकी चेंज ऑफ स्केल भी यूज होगी. तो पहले e raised to power माइनस 4x स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं e raised to power माइनस 2x का स्क्वायर. तो x की जगह ax हुआ है, a की वैल्यू है 2, तो रूट पाई अपॉन 2 इंटू e raised to power माइनस 1 अपॉन 4. ये वाला जो रिजल्ट है आपका e की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4. p की जगह p अपॉन 2 कर देना है, p अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 p अपॉन 2 का स्क्वायर. तो एक चेंज ऑफ स्केल से आपका रिजल्ट आया ही दिस वन. एंड देन बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e raised to power iap. तो a इज 3, तो रूट पाई अपॉन 2 e raised to power iap 3ip into e raised to power minus p square upon 4. That will be the answer. So in this way we can use the change of scale property, shifting property and modulation property. Thank you in this video. The remaining part
of the topic I will discuss in the next video. Thank you, students.